Okay, so today we start with the variable argument. The variable argument, what is the concept? Suppose when I define a function void, so I define some parameter int a, comma int b, then in main method, when you call the function, first of all, you have to create an object of class. Through the object, you call the function. ऑब्जेक्ट के मदद से हम फंक्शन को कॉल करेंगे. तो यहाँ पर जैसे कि दो पैरामीटर है तो 10 एंड 20 यहाँ पर पास करेंगे. तो योर पैरामीटर इज बाउंड ओनली इट विल टेक द टू वैल्यू. ओके, सपोज इफ यू वांट टू पास more value here, then it is not allowing you to store more value in this parameter. For that reason, okay, यहाँ पर दो है, तो जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो आप सिर्फ यहाँ पर दो ही वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो. अगर उससे ज्यादा आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हो यहाँ पर स्टोर नहीं हो सकता है. For that reason, we are using variable argument. वेरिएबल आर्गुमेंट क्या है ना, जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो आप जितना भी नंबर है आप एक वैल्यू पास कर सकते हो, दो वैल्यू पास कर सकते हो, तीन वैल्यू पास कर सकते हो, 1 लाख 1 करोड़ वैल्यू आप पास कर सकते हो. लेकिन आपको पैरामीटर में सपोज आपको 1 लाख का वैल्यू फंक्शन को जब कॉल कर रहे हो आपको वैल्यू पास करना है, तो आपको 1 लाख तक मतलब काउंटिंग नंबर, सपोज मुझे 10 वैल्यू स्टोर करना है तो यहाँ पर मुझे 10 वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा ना, वेरिएबल आर्गुमेंट. वेरिएबल आर्गुमेंट क्या कर रहा है ना, अगर आपको मोर देन 1 वैल्यू पास करना है फंक्शन में और रन टाइम में पास करना है, पहले आपको पता नहीं है आपको कितना वैल्यू पास करना होगा, तो उस टाइम पर हम यूज करेंगे वेरिएबल आर्गुमेंट. तो यू कैन कॉल द फंक्शन एंड पास द more than one value over there. It helps to the variable number of argument of the same type as parameter to a method. लेकिन यहाँ पर आपको इंश्योर करना पड़ेगा जो भी वैल्यू आज ए पैरामीटर आप पास कर रहे हो वो सारा वैल्यू सेम टाइप का होना चाहिए. मतलब इंटीजर है तो इंटीजर का होना चाहिए, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर होना चाहिए. आप कोई दूसरा वैल्यू यहाँ पर पास नहीं कर सकते हो. तो it helps to pass the variable number of argument of the same type as a parameter to a method. Okay, so at runtime, variable argument is used when you call the function. At runtime, you have to pass more than one value to function. So now check that how it is working. वेरिएबल आर्गुमेंट कैसे वर्क करता है चेक करते हैं.
take this example, it is a variable argument. So first of all, I define a class var function sum array. Function name is sum array. तो यहाँ पर आप चेक करोगे जो int है ये क्या है, फंक्शन का रिटर्न टाइप है, और ये जो पैरामीटर हम डिक्लेयर कर रहे हैं इसको बोला जाता है वेरिएबल आर्गुमेंट. वेरिएबल आर्गुमेंट डिफाइन करने का तरीका है, फर्स्ट आप डाटा टाइप यूज करोगे, देन आप 3 डॉट सिंबल यूज करोगे, 3 डॉट सिंबल, उसके बाद स्पेस, देन int array. int array is the variable name. First you are using 3 dot symbol, then variable name, 3 dot symbol, then variable name, int 3 डॉट सिंबल, देन int arrays. ये हम डिफाइन किए हैं. ये है आपका वेरिएबल का नाम, ये हो गया आपका डाटा टाइप, और मोर देन 1 वैल्यू स्टोर करने के लिए यहाँ पर 3 डॉट सिंबल यूज किया गया. तो int सॉम एक वेरिएबल डिफाइन किया गया. सॉम में मैं 0 इनिशियलाइजेशन किया इधर. अच्छा, यहाँ पर मेन मेथड में मैं क्या किया ना, जो क्लास var है, var का ऑब्जेक्ट बनाया, var va इक्वल टू न्यू var, int sum is one variable, so sum is equal to object dot sum array function, means through the object va I calling the function sum array. मैं sum array function को कॉल किया. sum array function को जब मैं कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 7 वैल्यू यहाँ पर पास कर रहा हूँ, 7 वैल्यू. तो 7 वैल्यू का मतलब है यहाँ पर आपको 7 वेरिएबल आपको डिफाइन करना होगा, लेकिन आप देखिए यहाँ पर मैं एक ही वेरिएबल डिफाइन किया हूँ, 7 वेरिएबल मैंने डिफाइन नहीं किया. मैं एक ही वेरिएबल डिफाइन किया जो कैपेबल होगा मल्टीपल वैल्यू, मतलब एक से ज्यादा वैल्यू आपका आज ए पैरामीटर स्टोर करने के लिए. तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये सारा चीज आकर यहाँ पर स्टोर हो गया. जब मोर देन 1 वैल्यू यहाँ पर int array में स्टोर होता है तो इसको बोला जाता है क्या ना, एक array बोला जाता है. array से वैल्यू रिट्राइव करने के लिए हम यूज कर रहे हैं एनहांस फॉर लूप यूज कर रहे हैं. enhance for loop. So enhance for loop is used for retrieving the element, for retrieving all the element from the array. For int I colon int arrays. So int arrays वैल्यू में यहाँ पर डिफाइन किया, तो ये सारा वैल्यू आकर कहाँ पर स्टोर हुआ ना, int I में स्टोर हुआ. तो ये सारा वैल्यू क्या होगा ना, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ऐड होकर यहाँ पर उसका रिजल्ट शो करेगा, पूरा वैल्यू यहाँ पर रिजल्ट शो करेगा. तो पूरा वैल्यू जब रिजल्ट शो करेगा तो यहाँ पर जैसे कि हम int यूज किए हैं, तो void के अलावा अगर आप कोई भी अलग रिटर्न टाइप यूज कर रहे हो तो ये आपका वैल्यू रिटर्न करेगा. तो रिटर्न सम, ये एडिशन करके आपका वैल्यू यहाँ पर रिटर्न किया. जब यहाँ पर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो var va इक्वल टू न्यू var int सॉम, तो सॉम इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट सॉम array. तो ऑब्जेक्ट के मदद से हम सॉम array फंक्शन को कॉल किए. जब हम सॉम array फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये सारा वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएगा. यहाँ से आकर एनहांस फॉर लूप के मदद से, एनहांस फॉर लूप इज यूज्ड फॉर रिट्राइविंग ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द array, जिसके हम पढ़े थे. तो यहाँ पर सारा वैल्यू आकर यहाँ पर एडिशन हो गया. एडिशन होने के बाद ये सम को आपको रिटर्न करेगा इधर. तो यहाँ पर सम जो एडिशन है यहाँ पर स्टोर हो जाएगा. तो यहाँ पर मैं आउटपुट यहाँ पर शो करूँ. हम रन करके देखते हैं. मैं cmd file name dot java तो सम ऑफ द नंबर इज 280. तो टोटल नंबर यहाँ पर ये शो किया 280. तो यहाँ पर मैं और एक जब वैल्यू ऐड कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं. जैसे कि हम पहले फंक्शन का पैरामीटर पढ़ रहे थे, आप जितना वैल्यू आप पास करोगे उतना पैरामीटर यहाँ पर डिफाइन होगा.
लेकिन मैं उतना पैरामीटर डिफाइन, मैं सिर्फ एक ही पैरामीटर डिफाइन कर रहा हूँ। आपको सिर्फ इंश्योर करना है एज ए पैरामीटर जो वैल्यू आप पास कर रहे हो, ओके, तो ये सब चीज क्या होगा, क्या होना चाहिए ना, एक टाइप का होना चाहिए, तभी जाकर वेरिएबल आर्गुमेंट काम करेगा। तभी फिर से मैं रन करता हूँ। सही। The sum of the number is 360. Understood? Any doubt in this program? सर प्रियंका बोलो। सर ये जो रिटर्न जो हम यूज करते हैं जनरली वो जो फंक्शन होता है, फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। नहीं, तो फिर फंक्शन क्या होता है ना, फंक्शन में हम जब डिक्लेयर करते हैं एक रिटर्न टाइप यूज कर रहे हैं, तो वॉइड एक रिटर्न टाइप है। वॉइड के अलावा अगर आप कोई दूसरा रिटर्न टाइप आप यूज कर रहे हो, तो ये क्या करेगा ना, आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर जो रिटर्न टाइप है, मैं आईएनटी डिफाइन किया सो दैट इट इज रिटर्न सम वैल्यू, रिटर्न सम, ये सम को रिटर्न किया, ये सम आकर यहाँ पर स्टोर होगा वैल्यू। ओके, ओके सर। just a minute. Just a minute, just I send the course. That is an example of variable argument. See that a subclass inherit all the method and variable from superclass. आपका जो subclass है, parent class का सारा functionality call कर सकता है by using of super keyword. लेकिन a subclass doesn't inherit the constructor from the superclass. A subclass doesn't inherit the constructor from the superclass.
two way to include the constructor are, one is use the default constructor and write one or more explicit constructor. ये सब क्लास क्या होता है ना, सब क्लास inherit all the method and variable from the super class, but a subclass doesn't inherit the constructor from the superclass. Okay, so आप एक पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर को आप इनहेरिट नहीं कर सकते हो. आप सिर्फ क्या कर सकते हो ना, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर को चाइल्ड क्लास में आप कॉल कर सकते हो, लेकिन इसको इनहेरिट नहीं कर सकते हो. तो सब क्लास inherit all the method and variable from the superclass, but subclass doesn't inherit the constructor from the superclass. So for calling parent class constructor to the child class, parent class constructor को अगर आपको child class में कॉल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, जो child class है, child class का constructor का फर्स्ट लाइन में आपको सुपर मेथड लिखना है. तो for calling the parent class constructor into the child class, for calling the parent class constructor into the child class, in child class constructor first line write the super method. Okay, so that is called as what, that is the way of calling the constructor. A subclass inherit all the method, but a subclass cannot inherit the constructor from the superclass. Now to invoke the parent class constructor, you must place a call to super method. parent class constructor को child class में कॉल करने के लिए, parent class constructor को child class में कॉल करने के लिए आपको child class constructor का फर्स्ट लाइन में आपको super method लिखना पड़ेगा. So you can call the specific parent class constructor by argument super method. मैं super method को यूज करके आपका parent class constructor को आप कॉल कर सकते हो. The parent class define the constructor but doesn't provide any no argument constructor. Okay. So it is what? अगर आपका parent class में कुछ parent class constructor में कुछ पैरामीटर है, तो अगर आप सुपर मेथड लिखते हो, सुपर मेथड के मदद से आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो. अगर डायरेक्टली सुपर मेथड लिखते हो तो वो कॉल नहीं करेगा. तो अगर आपका पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर है, तो चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर में जब आप कॉल करते हो सुपर मेथड को, तो वहां पर भी आपको पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा, पैरामीटर वैल्यू पास करना पड़ेगा. जैसे क्या होता है कि एग्जांपल में देता हूं, तभी आपको समझ में आएगा. class demo, then class xyz stands from so in parent class, suppose if I have a constructor, parent class में constructor है demo, तो इस कंस्ट्रक्टर को मैं चाइल्ड क्लास में कॉल करूंगा. तो चाइल्ड क्लास में कॉल करने के लिए चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट लाइन में यहाँ पर अगर मैं सुपर कीवर्ड लिखता हूं, तो मैं पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को मैं यहाँ पर कॉल कर सकता हूं. अगर आपका जो पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर पैरामीटर है int a, int b, देन अगर आप सिर्फ
सुपर कीवर्ड लिखते हो, ये सुपर कीवर्ड के मदद से हम अगर इसको कॉल करेंगे तो एरर शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर है। तो ये जो पैरामीटर है उसका वैल्यू आपको पास करने के लिए यहाँ पर आपको सपोज 20 एंड 30 इंटीजर है, तो 20 एंड 30 यहाँ पर आपको पास करना पड़ेगा, तभी जाकर ये रन होगा। अगर यहाँ पर पैरामीटर में पास नहीं करता हूँ, अगर ये इस तरह से लिखता हूँ सुपर कीवर्ड, देन ये आपको एरर शो करेगा। ओके, अगेन मैं आपको समझाता हूँ, तो शायद नेटवर्क का इशू रह रहा होगा। क्लास डेमो int a and int b, class demo int a and int b. Okay, so now what happened, यहाँ पर ये हो गया आपका पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर, ये हो गया आपका चाइल्ड क्लास xyz एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरेंट। यहाँ पर चाइल्ड क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाया, जब ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर मैंने लिखा सुपर मेथड लिखा इधर। ओके, तो मैं सुपर मेथड लिखता हूँ तो ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पर आपका कॉल हो जाएगा। ओके, सुपर मेथड में जब कॉल करता हूँ तो आपका ये जो कंस्ट्रक्टर है ये यहाँ पर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा चाइल्ड क्लास में। अगर आपका पेरेंट क्लास में कुछ वेरिएबल है, सपोज int a और int b, यहाँ पर मैं अगर डिफाइन करता हूँ तो डायरेक्टली अगर मैं सुपर मेथड यहाँ पर लिखूंगा तो ये आपको अगर मैं सुपर लिखूंगा तो यहाँ पर ये एरर शो करेगा। तो ये बोल रहा है, तो अगर आपका पेरेंट क्लास में पैरामीटर है, आप सुपर कीवर्ड लिख रहे हो, तो यहाँ पर भी आपको वैल्यू पास करना होगा 10 एंड 20। अगर आप 10 एंड 20 पास नहीं करते हो, ये आपको एरर शो करता है। समझ में आया कैसे कॉल होगा? अंडरस्टूड प्रियंका, राखी? हेलो, आई एम ऑडिबल? प्रियंका, ये समझ में आया? जी सर। Okay. Now I show the program here. तो क्लास पेरेंट int है, तो यहाँ पर मैं विथ पैरामीटर मैंने यहाँ पर डिफाइन किया पेरेंट int है, दिस डॉट a इज इक्वल टू a, system dot out dot println, this is showing you this is parameterized constructor। तो चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरेंट, तो यहाँ पर पैरामीटर है, तो सुपर कीवर्ड में जब कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर पैरामीटर 5 यहाँ पर पास कर रहा हूँ, तो ये 5 जाकर यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होगा। मेंबर वेरिएबल ए है, तो दिस डॉट ए इज इक्वल टू ए,
So this is a parameterized constructor value जो 5 है यहाँ पर शो करेगा. इसको रन करते हैं चाइल्ड क्लास को. This is a parameterized constructor 5 and this is child class constructor. Okay. अगर मैं इसको कमेंट दे देता हूं, मैं सिर्फ सिंपल सुपर कीवर्ड यूज कर रहा हूं और मैं यहां पर okay, so it is only showing you this is child class constructor. मतलब सिर्फ मैंने सुपर कीवर्ड के मदद से इसको हटा देते हैं. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये भी दिखाएगा. So default constructor, parent, and this is child class constructor. This is all about your how to call the child class constructor. So in the next class, we will go ahead. Okay, so at the same time, 8 p.m. Hello. सर